बच्चों, हर एक सेकंड हमारे सेल के अंदर मिलियंस ऑफ केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिससे एनर्जी बनाई जाती है, टॉक्सिक मटेरियल बिल्ड किए जाते हैं और नए मॉलिक्यूल्स बनाए जाते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, कभी भी इन रिएक्शंस की वजह से आपके सेल को कभी कोई नुकसान नहीं हुआ। तो प्यारे बच्चों, ये जो नुकसान नहीं हुआ सेल को, इसके पीछे दो बहुत ही छोटी सी ऑर्गेनल्स आपकी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं जिनको हम कहते हैं माइक्रो बॉडीज। अरे बच्चों, मेरा नाम है ज़करिया अब्दुल्ला, मैं आपका ट्यूटर। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं माइक्रो बॉडीज और उसका पहला पार्ट है हमारे पास पैरोक्सिसोम। पैरोक्सिसोम को लेकर पहला ही सवाल ये पूछा जाता है कि भाई हम पैरोक्सिसोम को पैरोक्सिसोम्स क्यों कहते हैं। उसकी रीजन को भी जानेंगे इस टॉपिक के अंदर। बच्चों, इंट्रोड्यूस करवाते हैं आपके सामने पैरोक्सिसोम, एक माइक्रो बॉडी, एक छोटी सी ऑर्गेनल जो महज 0.1 से लेकर 1.5 माइक्रोमीटर जिसका डायमीटर। बच्चों, डिस्कवर किया था इसको उसी साइंटिस्ट ने, डी डोव ने, जिसने लाइसोसोम को डिस्कवर किया था। ये डिस्कवरी हुई 1965 के अंदर और ये डिस्कवरी हुई थी प्यारे बच्चों लीवर सेल। एक बात और बताता चलो आपको बच्चों, अक्रेंस कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तकरीबन तमाम यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाए जाते हैं। बच्चों, आपके प्लांट से लेकर एनिमल्स और इवन आपके प्रोटोजोआ जो है, जो छोटे माइक्रोस्कोपिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, ये उनके अंदर भी पाई जाती है। अब एक सवाल और पैदा ये होता है कि भाई ये आपकी बॉडी के अंदर कौन से सेल्स के अंदर पाए जाते हैं सबसे ज्यादा? तो बच्चों, एनिमल्स में यानी कि हमारे पास ये पाए जाती हैं, लीवर में बहुत ज्यादा होते हैं, इवन किडनी के अंदर बहुत ज्यादा होते हैं, इवन आपके ब्रेन के अंदर पैरोक्सिसोम्स बहुत ज्यादा। अरे बच्चों, इनकी तादाद और इनका साइज वेरिएबल होता है। वेरिएबल का मतलब ये हुआ कि जिस सेल ने जितनी ज्यादा टॉक्सिसिटी को रिड्यूस करना है या डिटॉक्सिफिकेशन के अंदर जितना रोल प्ले करना है, उसके पास पैरोक्सिसोम उतने ही ज्यादा होंगे। मिसाल के तौर पर जैसे लीवर है, सबसे ज्यादा केमिकल रिएक्शंस तो लीवर के अंदर होते हैं, तो इस लीवर के अंदर भी पैरोक्सिसोम्स भी हेपेटोसाइट के अंदर बहुत ज्यादा होते हैं, किडनी के अंदर, ब्रेन के अंदर, इवन आपकी स्किन के अंदर भी पैरोक्सिसोम्स होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा ये पाए जाते हैं लीवर, किडनी और ब्रेन। प्यारे बच्चों, इसी तरह इनका जो साइज है वो भी वेरिएबल है। 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर 1.5 माइक्रोमीटर है। एक सेल के अंदर एक से ज्यादा हो। जैसे मैंने आपको बताया कि जो सेल जितना डिटॉक्सिफिकेशन के अंदर रोल प्ले करता है, ये उसके अंदर उतने ही ज्यादा। स्ट्रक्चर, शार्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके स्ट्रक्चर के ऊपर नोट, और एक एमसीक्यूज भी पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। बच्चों, ये आपको पता है कि हमने कुछ ऑर्गेनल्स ऐसी पढ़ी हैं जिनके अंदर डबल मेम्ब्रेन होती हैं, कुछ ऐसी ऑर्गेनल्स पढ़ी हैं जिनके अंदर सिंगल मेम्ब्रेन होती है, कुछ मेम्ब्रेनलेस भी होती है। तो ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। बच्चों, ये स्ट्रक्चर को जरा देखो, तो ये जो बाहर ये सारी इसकी मेम्ब्रेन है, ये सिंगल मेम्ब्रेन है। इसका छोटा सा हिस्सा अगर काट कर यहाँ पर बनाओ तो ये दिखे लिपिड बाइलेयर है। ये लिपिड बाइलेयर से मिलकर बनी हुई है। एक लिपिड की लेयर ये है और एक ये है। और आपको फास्फोलिपिड के स्ट्रक्चर के बारे में आपके सामने बता दिया पहले कि इनका एक पोलर हेड होता है और नॉन पोलर टेल्स होती हैं जो आपस में एक दूसरे की तरफ टेल्स करके अटैच रहती है। और सेंटर में कोर है, सेंट्रल कोर, जिसको मैट्रिक्स का नाम दिया जाता है, और इस मैट्रिक्स के अंदर पाई जाती हैं बहुत सारे आपके एंजाइम। तो बच्चों, इस ये ऑर्गेनल बनती कैसे है? जैसे आपने लाइसोसोम के बारे में पढ़ा था कि जी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर गोल्जी बनाती है उसको। तो बच्चों, इसी तरह पैरोक्सिसोम को भी फर्स्ट टाइम इसको बनाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये गोल्जी के पास नहीं। दूसरे नंबर पे इसके अंदर जो कुछ एंजाइम्स हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं बनाता, ये बनाएंगे आपके साइटोसोल। आपके जो साइटोसोल के अंदर फ्री राइबोसोम्स हैं वो इसके एंजाइम्स को बनाएंगे। और बच्चों, एंजाइम को साइटोसोल से इंपोर्ट किया जाता है और इसके अंदर पैक कर दिया जाता है। अब जब एक दफा ये पैरोक्सिसोम बन जाती है तो प्यारे बच्चों, उसके बाद ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। बड़ा हम एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल्स आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग? तो वो चंद ही हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, जैसे आपके पास प्लास्टिड सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, इसी तरह आपके पास प्यारे बच्चों पैरोक्सिसोम भी सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। ये खुद अपनी मर्जी से सेल की डिमांड के ऊपर डिवाइड कर लेते हैं। एंजाइम्स कौन से होते हैं इनके पास? दो मेजर कैटेगरीज हैं इनके अंदर एंजाइम्स की। आप इसके ऊपर एक एमसीक्यूज भी पूछा जाता है कि कौन सी ऑर्गेनल है जो ऑक्सीडेटिव इन नेचर है। पैरोक्सिसोम का मेन काम ही ऑक्सीडेशन करवाना है।
हम इसको ऑक्सीडेटिव ऑर्गेनल का नाम भी दे देते हैं। किस वजह से? क्योंकि इसके पास मौजूद है ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स। प्यारे बच्चों, ऑक्सीडेटिव एंजाइम इनको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इन ऑक्सीडेटिव एंजाइम ने तो करवानी है ऑक्सीडेशन। और फिर आपको यह भी पता है कि ऑक्सीडेशन क्या होती है भाई। ऑक्सीडेशन कहते हैं जब किसी दूसरे कंपाउंड के अंदर ऑक्सीजन को ऐड करें, हाइड्रोजन को रिमूव करें या इलेक्ट्रॉन को रिमूव करें तो हम उसको ऑक्सीडेशन करवाते कहते हैं, और ऐसे एंजाइम को ऑक्सीडेटिव एंजाइम कहते हैं। तो क्या करते हैं प्यारे बच्चों, बड़ा अहम इनका एक टॉपिक है, बड़ा अहम इनका एक फंक्शन ये है कि जब भी किसी सबस्ट्रेट की ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो एक बाई प्रोडक्ट रिलीज होता है जिसको कहते हैं HO2, और इसका नाम है, इसको हम पर ऑक्साइड कहते हैं। प्यारे बच्चों, पर ऑक्साइड। अब आपको समझ आ रही होगी कि हमने इसको नाम पर ऑक्सीजोम क्यों देते हैं। दो रीजन है, एक तो इसके अंदर पर ऑक्साइड पैदा होती है, वो तो बाहर भी होती है, लेकिन इसके साथ जो इसका दूसरा काम है वो ये है कि ये पर ऑक्साइड्स को तोड़ती भी है, इसलिए भी हम इसको पर ऑक्सीजोम का नाम देते हैं। बच्चों, एग्जाम्पल कौन सी है ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स की? यूरेट ऑक्सीडेज, यूरिक एसिड के ऊपर ये काम करती है, उसको कन्वर्ट करती है एलेंटाइन के अंदर। प्यारे बच्चों, अमाइनो एसिड ऑक्सीडेज, अमाइनो एसिड्स की डीएमिनाइजेशन भी करवाते हैं, डीएमिनेशन करवाते हैं, और एसिटाइल को एंजाइम ए ऑक्सीडेज, बच्चों ये लिपिड्स को तोड़कर एसिटाइल को एंजाइम के अंदर कन्वर्ट करते हैं, जिससे फिर इसको माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भेजा जाता है फर्दर एनर्जी हासिल करने के लिए। और एक है दूसरी मेजर कैटेगरी है कैटालेज की, और बड़ा अहम एमसीक्यूज भी है कि इन सब में से सबसे ज्यादा पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है, तो वो है आपका कैटालेज। प्यारे बच्चों, तकरीबन 40% एंजाइम जितने हैं उसका 40% तो कैटालेज है। और आपको दोबारा वो बता रहा हूं कि इस परऑक्सीजोम को परऑक्सीजोम इस कैटालेज की वजह से ही कहा जाता है, क्योंकि इसके दो बड़े काम हैं। एक तो ये डिटॉक्सिफिकेशन किन की डिटॉक्सिफिकेशन करवाता है भाई, मैं मिसाल दे देता हूँ। ये डिटॉक्सिफिकेशन करवाएगा, फॉर एग्जाम्पल ये डिटॉक्सिफिकेशन करवाएगा अल्कोहल्स की या बच्चों फिनोल्स की। जब आपकी बॉडी के अंदर अल्कोहल ज्यादा जाएगा, फिनोल्स होंगे, तो बच्चों ये उनकी डिटॉक्सिफिकेशन करवाता है। कैसे डिटॉक्सिफिकेशन करवाता है? वही H2O2 पर ऑक्सीजोम जो यहां पर प्रोड्यूस हुआ है, ये इंतहाई रिएक्टिव है। इस H2O2 को एक और नाम भी दिया जाता है, इसको कहते हैं ROS। ROS स्टैंड्स फॉर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज। ये बड़ी ही ज्यादा रिएक्टिव कंपाउंड होता है। इसको यूज करते हुए अल्कोहल को डिग्रेड किया जाता है एसिटाल्डिहाइड के अंदर, फिर बाद में फॉर्मेल्डिहाइड के अंदर इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है, इसी तरह फिनोल्स को। और दूसरा इसका बड़ा अहम काम ये है कि ये जो H2O2 है, ये ना सिर्फ परऑक्सीजोम के अंदर बन रहा है बल्कि साइटोप्लाज्म के अंदर भी बन रहा है। तो वहां से भी H2O को यहां पर इंपोर्ट किया जाता है, और इस H2O2 को भी यूज करते हुए इनको डिग्रेड कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है। दो H2O2 को यूज करते हुए कैटालेज की मौजूदगी में इसको वाटर के अंदर और ऑक्सीजन के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब ये जो कन्वर्जन है इसको कहते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। प्यारे बच्चों, मैंने जैसे आपको बताया कि H2O2 बड़ा ही रिएक्टिव है, और ये इतना रिएक्टिव है प्यारे बच्चों, ये आपके डीएनए को या आपकी प्रोटीन्स को या आपके लातादाद बाकी एंजाइम्स को डैमेज करने की कोशिश करता है। और आपके बूढ़े होने के अंदर भी एक बहुत बड़ा रोल है H2O2 का। आप जितना ज्यादा खाओगे उतना ज्यादा H2O2 प्रोड्यूस होगा, जितना ज्यादा मेटाबॉलिज्म होगा उतना ज्यादा ये प्रोड्यूस होगा, उतना ज्यादा जो है आपको नुकसान होगा। इसीलिए तो कहते हैं कि जब भी खाओ हमेशा भूख रख के खाओ, बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग ना करें, क्योंकि जितनी ओवर ईटिंग होगी उतना ज्यादा H2O2 प्रोड्यूस होगा, उतना ज्यादा लोड पर ऑक्सीजोम के ऊपर बनेगा। तो प्यारे बच्चों, उतने ज्यादा चांसेस है कि H2O2 आपकी बॉडी के, आपके सेल्स को डिस्ट्रॉय कर सके। तो प्यारे बच्चों, अगर तो ये नॉर्मल क्वांटिटी में प्रोड्यूस होते रहते हैं तो आपके परऑक्सीजोम इसको कन्वर्ट करते रहते हैं H2O2 के अंदर, लेकिन जब इसकी कैपेबिलिटी से बढ़ जाए तो फिर काम बच्चों मुश्किल। तो अब हमें पता चल गया कि इसके पास दो बड़ी मेजर कैटेगरीज के एंजाइम्स हैं। तो हम इन्हीं हमारे फंक्शन भी ऑलमोस्ट इसी के अंदर डन हो गए, लेकिन आपके सर आपकी आसानी के लिए अलग से फंक्शंस लिख देते हैं। प्यारे बच्चों, फंक्शन इसके ये है कि ये करवाता है बीटा ऑक्सीडेशन। बीटा ऑक्सीडेशन का मतलब ये है कि भाई ये लिपिड्स को, ये फैटी एसिड्स को, आपकी बॉडी के अंदर जो फैटी एसिड्स होंगे ये उनको तोड़कर कन्वर्ट करवा देता है
एसिटाइल कोएंजाइम 1 है। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम अब आपके माइटोकॉन्ड्रिया में जाएंगे और वहां पे एनर्जी की प्रोडक्शन का आगे जो रिएक्शन है उसको प्रोसीड करवाएंगे। अब इसके लिए एंजाइम मैंने अब यहाँ पर पहले लिख दिया बच्चों, एसाइल कोएंजाइम ऑक्सीडेज, ये यहाँ पर ये काम करवाएगा। इसके अलावा बच्चों ये ऑक्सीडेशन करवाते हैं, एक और इनका फंक्शन है ऑक्सीडेशन ऑफ अमाइनो एसिड, ये अमाइनो एसिड को भी तोड़ेंगे बच्चों, ये भी इन्हीं का ही फंक्शन है। फिर एक और काम भी करवाते हैं बच्चों, यूरिक एसिड की ऑक्सीडेशन, ये काम भी तो इन्हीं का ही है। और प्यारे बच्चों इन सब से निकलता है जो बाई प्रोडक्ट H2O2, जिसको हम परऑक्साइड का नाम, जिसको हम परऑक्साइड का नाम देते हैं। प्यारे बच्चों दूसरा इसका मेजर काम है डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब ये है कि आपकी बॉडी के अंदर जो भी टॉक्सिक मटेरियल है उनके असर को खत्म करना है। मिसाल के तौर पर किसी इंडिविजुअल ने अल्कोहल ड्रिंक कर लिया और आपको पता है एथेनॉल का फॉर्म C2H5OH, एथेनॉल। तो बच्चों इस एथेनॉल के साथ ये H2O2 को ऐड करेगा और इसको कन्वर्ट करवा देता है एसिटल्डिहाइड के CH3CHO, इसके अंदर इसको कन्वर्ट करवा देता है और साथ बन जाता है वाटर का मॉलिक्यूल। तो बच्चों अल्कोहल को डिटॉक्सिफाई करके एसिटल्डिहाइड के अंदर इसको कन्वर्ट कर दिया है, यही तो है डिटॉक्सिफिकेशन। तो नाम इनके लिख देता हूं भाई, ये अल्कोहल है जिसको हम एथेनॉल का नाम देते हैं, और प्यारे बच्चों ये क्या है, एसिटल्डिहाइड। बात याद रह जाएगी बच्चों। ये थे हमारे फंक्शन किसके, पैराक्सिसोम के, और हमें इसकी अहमियत का पता चला है कि पैराक्सिसोम्स कितने अहम होते हैं। बच्चों इसी की अहमियत को उजागर करते हुए एक बीमारी है जिसका नाम है ज़ेल्विगर सिंड्रोम। जब आपके पैराक्सिसोम डिफेक्टिव होंगे, प्यारे बच्चों डिफेक्टिव एंजाइम्स होंगे, तो बच्चों ऐसी सूरत में डिफेक्टिव एंजाइम हो जाएं, पैराक्सिसोम के नंबर कम हो जाएं या पैराक्सिसोम एब्सेंट हो जाएं, तो किसी भी सूरत में ज़ेल्विगर सिंड्रोम जो है वो अपीयर हो जाए। अब ज़ेल्विगर सिंड्रोम आपको जैसे पहले पता है कि आपकी बॉडी के अंदर लीवर, किडनी, ब्रेन के अंदर सबसे ज्यादा पैराक्सिसोम्स पाए जाते हैं, तो यही आर्गन सबसे ज्यादा मुतासर भी होते हैं। मिसाल के तौर पर इससे क्या होंगे बच्चों, इस बीमारी में डिफेक्टिव ब्रेन डेवलप होगा, एबनॉर्मल ब्रेन की डेवलपमेंट होगी। प्यारे बच्चों इसी तरह डिफेक्टिव लीवर होगा, लीवर भी डिफेक्टिव होगा, और इसी तरह प्यारे बच्चों आपकी किडनी जो है वो भी मुतासर हो सकती है। इसके साथ साथ एक और बात आपको बताता चलो, एक और इसका इफेक्ट ये है कि एबनॉर्मल स्केलेटन, इनके अंदर स्केलेटन जो है वो भी एबनॉर्मल हो जाएगा। अब स्केलेटन के अंदर स्केलेटन बोन भी होंगी और मसल्स भी होंगी, ब्रॉड फेस, ब्रॉड जो है इनका फोरहेड जो होता है, इनकी जो बॉडी की शेप है वो प्रॉपर नहीं बन पाती। तो ये बीमारी है कौन सी बच्चों, ज़ेल्विगर सिंड्रोम। अब हम जाते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ। तो बच्चों आज का दूसरा जो टॉपिक है उसका नाम है ग्लाइऑक्सिसोम। इसको भी माइक्रो बॉडी कहा जाता है क्योंकि ये भी साइज में छोटी होती है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पैराक्सिसोम था 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर 1.5 माइक्रोमीटर तक। बच्चों ग्लाइऑक्सिसोम की डेफिनेशन सबसे, ग्लाइऑक्सिसोम्स आर स्पेशलाइज्ड माइक्रोबॉडीज फाउंड ओनली इन प्लांट्स। बच्चों ये भी आपसे एमसीक्यूज पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी ऑर्गेनल्स है जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में पाई जाती हैं, तो उनके अंदर एक ऑर्गेनल का नाम क्या है, ग्लाइऑक्सिसोम्स। पर्टिकुलरली इन जर्मिनेटिंग सीड, खासकर ये जर्मिनेटिंग सीड के अंदर पाई जाती है। जर्मिनेटिंग सीड का मतलब है वो सीड जो आपने जमीन के अंदर बोया है और उस सीड से अभी पौधा निकल रहा है, तो उसको हम कहते हैं जर्मिनेटिंग सीड। तो बच्चों जर्मिनेटिंग सीड के अंदर ये ग्लाइऑक्सिसोम्स पाए जाते हैं। भाई काम क्या है इनका, काम तो है इनका, अच्छा प्यारे बच्चों फिर कौन से सीड्स के अंदर ये पाए जाएंगे, सिर्फ उन सीड के अंदर जो लिपिड्स से भरे पड़े हों, दैट आर रिच इन लिपिड्स। जिन सीड्स के अंदर लिपिड्स बड़े ज्यादा होते हैं उनके अंदर ग्लाइऑक्सिसोम भी ज्यादा होंगे प्यारे बच्चों। और वो सीड जिनके अंदर लिपिड्स नहीं होते बच्चों, उनके अंदर ग्लाइऑक्सिसोम्स भी नहीं होंगे। याद रखना सीड्स दो तरह के होते हैं, लिपिड रिच सीड और कुछ ऐसे होते हैं जो
कार्बोहाइड्रेट रिच सीड होते हैं। फॉर एग्जांपल लिपिड रिच सीड के कुछ मैंने मिसालें तो दी हैं यहाँ पर। कैस्टर बीन, इसका कैस्टर ऑयल भी आपने सुना होगा, इन्हीं सीड से तो वो ऑयल निकलता है, लिपिड्स ही तो है। और बच्चों दूसरा है सनफ्लावर सीड। सनफ्लावर आपने इसका भी ऑयल सुना होगा, सनफ्लावर के जो सीड है उससे भी ऑयल निकलता है। मस्टर्ड सीड, इनसे भी ऑयल निकलता है, मीन के इनके अंदर लिपिड स्टोर होते हैं। इसी बारक्स बच्चों कुछ सीड्स ऐसे होते हैं, जैसे पी का सीड है, मटर का जो दाना होता है, कार्बोहाइड्रेट उसके अंदर ज्यादा होते हैं। चावल, गंदम, इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होते हैं, इनके अंदर कोई लिपिड नहीं होता, इसलिए हमें लिपिड को कन्वर्ट करने के लिए ग्लाइकोसोम की जरूरत भी नहीं है। तो एमसीक्यूज पूछा जा सकता है, गौर से सुनिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सीड लैक ग्लाइकोसोम या एब्सेंट ग्लाइकोसोम? बच्चों ऑप्शन अगर ये 3 दिए जाएं और साथ आपको पी प्लांट का दे दिया जाए तो आप क्या चूज करें? पी प्लांट। पी प्लांट के अंदर ग्लाइकोसोम्स नहीं होते। स्ट्रक्चर, बच्चों स्ट्रक्चर तो इसका बिल्कुल सिमिलर है पैराक्सोसोम की तरह, इसी तरह डायग्राम भी वही बनी पड़ी है पहले वाली, आपने इसमें भी यही डायग्राम बनानी है अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है बच्चों। उसी तरह इसकी भी बाहर लिपिड बाइलेयर है, ये लिपिड बाइलेयर है, कोर है सेंटर में, और मैट्रिक्स है जहां पे इनके एंजाइम्स पाए जाते हैं, जहां पर केमिकल रिएक्शन है, और सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है। ये भी कौन कौन इनके अंदर एंजाइम कौन कौन से होते हैं? उसी तरह कैटालेजेस है बहुत सारे, और बहुत सारे ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स हैं। मिसाल के तौर पर फैटी असाइल को एंजाइम ऑक्सीडेज है। अब बच्चों इसके फंक्शंस की तरफ आते हैं। 3 फंक्शन मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। एक इसका मेजर जो फंक्शन है वो कन्वर्जन ऑफ लिपिड इनटू द, देखिए जब भी सीड ने जर्मिनेट होना है, ऊपर पौधा बनना है, उस पौधे को एनर्जी चाहिए, तो उस एनर्जी, वो जो एनर्जी है वो कहाँ से हासिल करेगा बच्चों? इन लिपिड्स से। इन लिपिड्स को कन्वर्ट कर दिया जाएगा कार्बोहाइड्रेट के अंदर। तो प्यारे बच्चों वो फिनोमेना जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स बनाए जाते हैं नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज से, उसको नाम दिया जाता है प्रोसेस को ग्लूकोनियोजेनेसिस। आने वाले चैप्टर में ये टर्म आपके काम आएगी, याद रखना, लिख लेना इसको। प्यारे बच्चों होगा क्या? प्लांट के अंदर एक कंपाउंड स्टोर किया जाता है लिपिड का, जिसको हम नाम देते हैं ट्राई असाइल ग्लाइसिरोल। ये स्टोर किया होता है सीड के अंदर। बच्चों इसको तोड़कर कन्वर्ट कर देता है फैटी एसिड के अंदर। कन्वर्ट कर दिया जाता है बेटा किसके अंदर? फैटी एसिड। कन्वर्ट कर दिया जाएगा फैटी एसिड्स के अंदर। अब इन्हीं फैटी एसिड्स को तोड़कर कन्वर्ट कर दिया जाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर, कोएंजाइम ए के अंदर, और इसी को फिर कन्वर्ट कर दिया जाता है सक्सीनेट के अंदर, और इसी सक्सीनेट को फिर कन्वर्ट कर दिया जाता है बच्चों किसके अंदर? ग्लूकोज के अंदर। अब ये जो फिनोमेना यहाँ पर हुआ है बच्चों, इसको नाम दिया जाता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। जो कहां पर हो रहा है? ग्लाइकोसोम के अंदर हो रहा है। स्टोर लिपिड को कन्वर्ट कर दिया गया है ग्लूकोज के अंदर। अब इस ग्लूकोज से एनर्जी हासिल करना आसान हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के लिए। अरे बच्चों दूसरा बड़ा फंक्शन है फैटी एसिड की बीटा ऑक्सीडेशन। बेटा बीटा ऑक्सीडेशन के अंदर भी क्या किया जाता है? जो फैटी एसिड्स होते हैं आपके, फैटी एसिड्स को कन्वर्ट कर दिया जाता है उसी तरह एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर, एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर, और इसको भेज दिया जाता है बच्चों किसके अंदर? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और जब ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चला जाता है तो वहां पर जाकर इससे एनर्जी बना दी जाती है। यह है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जब एसिटाइल कोएंजाइम जाएगा तो इसी से फिर आगे एटीपी बनने का मराहल शुरू हो जाएंगे। और तीसरा है बच्चों आपकी डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन वही है H2O2 को कन्वर्ट कर दिया जाता है किसके अंदर बच्चों? पानी के मॉलिक्यूल के अंदर प्लस ऑक्सीजन के अंदर। किसकी मौजूदगी में? भाई वही एंजाइम जो पैराक्सोसोम के अंदर था, जिसका नाम दिया जाता है कैटालेज। कैटालेज की मदद से इसको ये कन्वर्जन किया जाता है। तो बच्चों ये था हमारा ग्लाइकोसोम। जी बच्चों अब हम बात करते हैं अपने वेरी नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है वैक्यूल्स। बेटा देखने में तो बड़ी ही सादा लगती है, लेकिन ये सेल का स्टोरेज हाउस है। इसके अंदर स्टोर की जाती हैं डिफरेंट केमिकल्स, वाटर स्टोर किया जाता है इसके अंदर, और प्यारे बच्चों इसको यूज किया जाता है सेल के अंदर प्रेशर को बिल्ड कर। तो बच्चों सबसे पहले बात करते तो बेटा अपने टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। ये है आपके पास सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स फ्लूइड फिल्ड सैक्स। अब ये जो फ्लूइड है इसको नाम दिया जाता है सेल सैप। हम इसको सेल सैप का नाम देते हैं। और जो इसकी मेम्ब्रेन है, इसकी मेम्ब्रेन का नाम होगा बच्चों क्या? टोनोप्लास्ट। क्या नाम देंगे बच्चों इसको? टोनोप्लास्ट का नाम दे देते हैं।
बच्चों हम इसकी अकरेंस की और इसकी शेप की बात कर लेते हैं। अकरेंस के एतबार से देखा जाए एनिमल के अंदर और बच्चों प्लांट्स के अंदर इसकी अकरेंस डिफरेंट होती है। एनिमल के अंदर स्मॉल वैक्यूल होते हैं बट मैनी होते हैं, जबकि प्लांट के अंदर लार्ज सिंगल होता है और प्यारे बच्चों सेंट्रल भी होता है। तो मतलब ये हुआ कि प्लांट के सेल के अंदर न्यूक्लियस सेंट्रल नहीं होता बल्कि सेंट्रल क्या होता है, वैक्यूल। तो न्यूक्लियस फिर कहां पे चला जाता है, वो तो प्यारे बच्चों न्यूक्लियस लग जाता है पेरिफ्री पे। न्यूक्लियस कहां पर लग जाता है, पेरिफ्री पे, एक कोने पे आ जाता है न्यूक्लियस। तो सेंट्रल है, सिंगल है, लार्ज है, लेकिन सिंगल भी ये शुरू से सिंगल नहीं होता, पहले छोटे छोटे वैक्यूल ही होते हैं, वो इसको आपस में जुड़ते हैं एक दूसरे के साथ, तो प्यारे बच्चों फिर एक बहुत बड़ा वैक्यूल बन जाता है जो कि सेंट्रल वैक्यूल है। तो बच्चों आइए फिर इसके फंक्शन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो आए हेडिंग दे लेते हैं फंक्शन। प्यारे बच्चों सबसे पहला फंक्शन टर्गर प्रेशर, सबसे मेन फंक्शन इसका क्या होगा, टर्गर प्रेशर। प्यारे बच्चों टर्गर प्रेशर जो है इन प्लांट्स, ये प्लांट्स के अंदर क्या होगा बच्चों, वाटर स्टोर किया जाता है, वाटर स्टोर किया जाता है। अब वाटर जो है वो क्या करेगा, वो बिल्ड करता है प्रेशर, और उस प्रेशर से क्या होता है बच्चों, सेल्स टाइट हो जाते हैं। अब सेल के टाइट होने से बच्चों आपका लीफ जो है वो भी फ्रेश रहता है, टाइट रहता है। अब ये जो टर्गर प्रेशर है इसका मैकेनिज्म क्या है वो देख लें कि भाई ये टर्गर प्रेशर जो है वो बिल्ट कैसे हुआ है। बच्चों टोनोप्लास्ट जो है यानी कि इसकी जो मेम्ब्रेन है उसकी बात हो रही है, उसके पास बहुत सारे आयंस के चैनल हैं, यानी कि आयंस को मूव करवाने के लिए, साल्ट को मूव करवाने के लिए इसके पास चैनल्स हैं। क्या होगा बच्चों, ये साल्ट को मूव करवाता है एक्टिवली इन दी वैक्यूल, वैक्यूल के अंदर साल्ट चला जाता है। और फिर आपको एक बात पता तो है कि वाटर जो है वो फॉलो करेगा साल्ट को, और फिर क्या होगा, वाटर जब अंदर वैक्यूल के अंदर चला जाएगा तो फिर सेल जो है वो टाइट, वैक्यूल टाइट हो जाएगा, टर्गर प्रेशर बिल्ट होगा। दोबारा सुने बात को, टोनोप्लास्ट के ऊपर आयन चैनल्स होते हैं, उनकी मदद से साल्ट मूव करता है एक्टिवली टोनोप्लास्ट को क्रॉस करके वैक्यूल के अंदर, और फिर इसके पीछे पीछे पानी भी मूव करता है, और पानी जो है जब वो इसके अंदर आ जाएगा तो बच्चों एक टर्गर प्रेशर जो है वो डेवलप कर देगा, जिससे लीफ जो है वो फ्रेश रहते हैं। अब इसका दूसरा फंक्शन देखते हैं, ये तो है पहला फंक्शन। अब दूसरा फंक्शन देखते हैं बच्चों। दूसरा फंक्शन है इसका स्टोरेज का, ये चीजों को स्टोर करता है। किन चीजों को स्टोर करता है बच्चों, लिस्ट बना देता हूं। ये स्टोर करेगा शुगर को, सबसे पहले शुगर को स्टोर कर, फिर किसको कंट्रोल कर रहा है बच्चों, अमाइनो एसिड्स को स्टोर कर रहा है भाई, और किस चीज को स्टोर कर रहा है भाई, साल्ट को स्टोर कर, इसके अलावा भाई वेस्ट को भी स्टोर कर लेता है, और तो और बच्चों ये कलर पिगमेंट्स को भी स्टोर कर लेता है, पिगमेंट्स को स्टोर करेगा और कलर देगा किसको, पत्तों को, और ये कलर देगा किसको, फ्लावर्स को। फ्लावर के अंदर भी ये पिगमेंट्स को स्टोर करेगा, तो उससे भी क्या होगा, कलरफुल पत्ते बनेंगे, और कीड़े जो है वो या इंसेक्ट्स जो वो अट्रैक्ट होंगे, पोलिनेशन होगी, वो जब भी अट्रैक्टिव कलर की तरफ आते हैं, और बच्चों वहां पे फिर वो अपने साथ पोलन को लेकर फूल की दूसरी जगह पर ले जाएंगे, फीमेल पार्ट की तरफ पोलन को, और पोलिनेशन हो सकता है। बच्चों कुछ वैक्यूल्स एक और फंक्शन परफॉर्म करते हैं जिसको हम कहते हैं प्रोटेक्शन। एक प्रोटेक्शन भी इसका एक फंक्शन है। प्यारे बच्चों सम प्लांट्स स्टोर कर लेते हैं बिटर यानी कि जिनका जायका अच्छा ना हो, और पॉइजनस केमिकल को स्टोर कर लेता है फॉर इट्स प्रोटेक्शन, अपनी प्रोटेक्शन के लिए फ्रॉम ग्रेजर्स। बच्चों जो एनिमल ग्रेजर्स हैं या ब्राउजर्स हैं, जो पत्ते खाते हैं, ग्रास खाने वाले को ग्रेजर कहेंगे, पत्ते खाने वाले को ब्राउजर्स कहेंगे, उनसे बचने के लिए ये अपने वैक्यूल के अंदर खास किस्म के पॉइजनस केमिकल जो है वो प्रोड्यूस कर लेते हैं। अब जिसकी वजह से क्या होगा, एक दफा अगर कोई इंसेक्ट, कोई ग्रेजर, कोई ब्राउजर आकर इन प्लांट को खाएगा तो इसका बिटर जायका जो होगा, कड़वा जायका जो होगा, उसको चेक कर वो एनिमल दोबारा इस प्लांट की तरफ नहीं आएगा, और प्लांट इसको अपनी प्रोटेक्टिव स्ट्रेटजी के लिए यूज करता है। तो बच्चों इन फंक्शन के अलावा वैक्यूल्स के कुछ फंक्शन ये भी होते हैं कि ये अपने अंदर रेजन्स जमा कर लेते हैं, फ्लेवर जो कुछ खास होते हैं प्लांट्स के, मिसाल के तौर पर गार्लिक का जो फ्लेवर होता है वो इसी वैक्यूल के अंदर तो स्टोर होता है। तो बच्चों आज हमने वैक्यूल्स के बारे में ये जाना
कि ना सिर्फ ये पानी को स्टोर करने के लिए बच्चों, लेकिन बड़े ख़ास किस्म की जो केमिकल हैं प्लांट के लिए उनको स्टोर करने के लिए यूज़ होता है, वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए यूज़ होता है बच्चों। और इसके अलावा ख़ास चीज़ ये है कि ये प्रोटेक्शन के लिए अपने अंदर केमिकल को स्टोर कर लेते हैं। और आखिर पे बात ये बता रहा हूँ आपको, तो बच्चों वैक्यूल जो है वो इतना अहम है हमारे प्लांट्स के लिए और इवन एनिमल सेल के लिए। एनिमल्स के अंदर इनका एक और फंक्शन ये भी है कि ये टेम्पररी चीज़ों को स्टोर भी कर लेते हैं। बच्चों उम्मीद करते हैं कि आपने इस लेक्चर से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर कोई चीज़ मिसिंग हो या कोई क्वेश्चन आपके जहन में हो बच्चों, तो कमेंट बॉक्स में वो पूछ लिया कर। बच्चों अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर। अल्लाह हाफ़िज़।